हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षरा आपका अपने चैनल कहानी पुरानी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल द्वारा लिखित कहानी मुड़े हुए होंठ वाला आदमी, द मैन विद द ट्विस्टेड लिप, शर्लक होम्स स्टोरी। और हाँ फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सेंट जॉर्ज के थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इलियास व्हिटनी के भाई इजा व्हिटनी को अफीम की भारी लत थी। यह लत, जो उनकी एक बचकानी आदत थी, उनके कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। जब उन्होंने प्रसिद्ध लेखक डी क्विंसी के सपनों और संवेदनाओं का वर्णन पढ़ा तो उन्होंने अफीम का अनुभव करना चाहा। इसके लिए उन्होंने अपनी तंबाकू को अफीम के रस में डुबोकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे बहुत से अन्य लोग करते हैं। उन्होंने भी पाया कि इस आदत को अपनाना जितना आसान था, उससे छुटकारा पाना उतना ही कठिन था। कई सालों तक वह इस नशे के गुलाम बने रहे और दोस्तों और रिश्तेदारों की नफरत और दया के पात्र बन गए। अब भी मैं उन्हें याद करता हूँ, उनके झुकी हुई पलकों और मुरझाए हुए चेहरे के साथ वे एक बर्बाद लेकिन कुलीन व्यक्ति की तरह कुर्सी में धंसे रहते थे। यह जून 1889 की एक रात थी, करीब वह समय जब कोई व्यक्ति अपनी पहली जम्हाई लेता है और घड़ी की तरफ देखता है। अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठा और मेरी पत्नी ने अपनी बुनाई रोक दी और निराशा भरे अंदाज में दरवाजे की ओर देखा। कोई मरीज आया है, उसने कहा। तुम्हें बाहर जाना होगा। मैंने आह भरी, क्योंकि मैं दिन भर के काम के बाद अभी अभी घर लौटा था। हमने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, कुछ जल्दबाजी में बोले गए शब्द और फिर फर्श पर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। हमारा अपना दरवाजा एक झटके से खुला और गहरे रंग की पोशाक और काला बुर्का पहने एक औरत कमरे में दाखिल हुई। मुझे माफ कीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं गलत समय पर आई हूँ, उसने कहना शुरू किया और फिर अचानक अपनी भावनाओं पर काबू खोकर दौड़ते हुए मेरी पत्नी के गले लगकर सुबुकने लगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, वह रोते हुए बोली, और इसीलिए आपकी मदद की आस में आई हूँ। मेरी पत्नी ने उसका बुर्का उठाया और चौंक कर बोली, ये तो केट व्हिटनी है। ओह केट, तुमने मुझे चौंका ही दिया। जब तुम अंदर आई तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम होंगी। परेशानी में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए तुम्हारे पास चली आई, उसने कहा। अक्सर मेरी पत्नी के पास आने वाले लोग इसी तरह की भूमिका बांधते हैं। मेरी पत्नी उसे गले लगाते हुए बोली, तुमने यहाँ आकर ठीक किया। अब बैठो और हमें पूरी बात बताओ। तुम कहो तो जेम्स को सोने के लिए भेज दो। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर साहब की भी मदद और मशवरा चाहिए। मेरे पति इजा 2 दिनों से घर नहीं आए हैं और मुझे डर लग रहा है। ये पहली बार नहीं था कि उसने अपने पति को लेकर हमसे बात की थी। हमें इजा की आदतों का पता था और हमने उसे पहले भी कई बार दिलासा दिया था। मैंने पूछा कि क्या उसे पता है कि इजा कहाँ हो सकता है, क्या हम उसे वहाँ ले चलें? उसने बताया कि इजा अक्सर पूर्वी लंदन के एक अफीम खाने में जाता था। यह पहली बार था जब वह इतने लंबे समय तक घर नहीं लौटा था। अमूमन वह शाम तक लौट आता था। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि वह अपर स्वेंडन लेन स्थित बार ऑफ गोल्ड में ही मिलेगा, लेकिन मैं अकेली औरत वहां के आवारा मर्दों के बीच कैसे जाऊं? मैं इजा व्हिटनी का मेडिकल एडवाइजर था। मैंने केट को आश्वासन दिया कि मैं इजा को ढूंढने खुद जाऊंगा और उसे घर भिजवाऊंगा। मैंने अपना कोट पहना और बाहर निकल पड़ा। मुझे उस अफीम खाने का पता था, इसलिए मैं घोड़ा गाड़ी में बैठकर सीधे वहां की ओर रवाना हुआ। अपर स्वेंडन लेन लंदन ब्रिज के पास एक बदनाम गली थी, जहां ऐसे लोग इकट्ठा होते थे जो नशे की लत के आदी थे। मैंने कोचवान को रुकने के लिए कहा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। यह एक गंदा और अंधेरा रास्ता था, जिसके चारों ओर गरीबी और उपेक्षा साफ दिखाई देती थी। मैंने दरवाजा खोला और एक धुएं से भरे हुए कमरे में दाखिल हुआ। दीवारों के पास अनेक लोग लेटे हुए थे, जिनमें से अधिकांश नशे में डूबे हुए थे। कमरे में धीमी धीमी रोशनी के बीच लोगों की अजीब आकृतियां दिख रही थीं। कुछ लोग
खुद में बड़बड़ा रहे थे, कुछ चुपचाप लेटे हुए थे। यह दृश्य बहुत ही भयावह और उदास था। जैसे ही मैं अंदर आया, एक पीला मलेशियाई सेवक मेरे पास आया और मुझे अफीम पीने के लिए पाइप देने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ अफीम पीने नहीं आया हूँ, बल्कि इजा विटनी को ढूंढने आया हूँ। अचानक मेरे दाहिनी ओर कुछ हलचल हुई और किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पीला, दुबला और बुरी हालत में इजा विटनी दिखाई दिया, जो मुझे घूर रहा था। कुछ देर मुझे घूरने के बाद वे चीख पड़ा, हे भगवान, यह तो वॉटसन है। उसकी हालत बेहद खराब थी, उसकी हर नस फड़क रही थी। उसने मुझसे पूछा, वॉटसन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी कितने बजे हैं? 11 बजने वाले हैं, मैंने जवाब दिया। और दिन कौन सा है? शुक्रवार, 19 जून। हे भगवान, मुझे लगा था कि बुधवार है। यह शुक्रवार है। तुम्हारी पत्नी पिछले 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। शर्मिंदा तो मैं हूँ, लेकिन तुमसे कुछ गलती हुई है वॉटसन। मुझे यहाँ आए हुए बस अब कुछ घंटे हुए हैं। ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने 3-4 पाइप ही पिए हैं। मैं अब तुम्हारे साथ घर चलूंगा। मैं बेचारी केट को और परेशान नहीं करूंगा। अपना हाथ बढ़ाओ, क्या तुमने गाड़ी मंगवाई है? हाँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, मैंने जवाब दिया। तो मैं उसी में जाऊंगा वॉटसन। मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अफीम के धुएं से भरे उस कमरे से बाहर निकलने के लिए मैंने अपनी सांस रोकी और संकरे गलियारे से गुजरने लगा। मेरी आंखें मैनेजर को ढूंढ रही थी। जैसे ही मैं अंगीठी के पास बैठे लंबे आदमी के पास से गुजरा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक मेरे ओवरकोट का छोर खींचा हो। फिर किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, थोड़ा आगे बढ़ो और फिर पीछे मुड़कर मेरी ओर देखो। यह आवाज अंगीठी के पास बैठे दुबले पतले झुर्रीदार चेहरे वाले बूढ़े की ही हो सकती थी। मैं 2 कदम और आगे बढ़ा, फिर पीछे मुड़कर देखा। मुझे अपनी चीख रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। वह कोई और नहीं, शर्लक होम्स था, जो बूढ़े का भेष बनाकर वहां बैठा था। उसने मुझे पास आने का इशारा किया और अपने समूह में शामिल होने के लिए घूम गया। उसका आधा चेहरा उसी कांपते हुए बूढ़े का था। होम्स, मैंने धीरे से कहा, इस घटिया जगह पर तुम क्या कर रहे हो? जितना धीमा हो सके उतना बोलो, उसने कहा। मेरे कान बहुत तेज हैं। अगर तुम अपने उस दोस्त से पीछा छुड़ा सको तो तुमसे बात करके मुझे खुशी होगी। मेरी घोड़ा गाड़ी बाहर खड़ी है, मैंने बताया। तो उसे उसी गाड़ी में घर भेज दो। वे ऐसी हालत में है कि कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। साथ ही कोचवान के हाथ अपनी पत्नी को एक नोट भी भेज दो कि तुम अब मेरे साथ हो। तुम अगर बाहर जाकर इंतजार करो तो मैं 5 मिनट में तुमसे मिलता हूँ, होम्स ने कहा। शर्लक होम्स की कोई भी बात मानने से इनकार करना मुश्किल होता था, क्योंकि वे हमेशा पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते थे। मुझे लगा कि विटनी को घोड़ा गाड़ी में बिठाने के बाद उससे संबंधित मेरा काम लगभग खत्म हो जाएगा। तब मैं अपने दोस्त होम्स के साथ किसी रोमांचक मामले में आराम से शामिल हो पाऊंगा। कुछ ही मिनटों में मैंने अपनी पत्नी के लिए एक नोट लिखा, विटनी का बिल चुकाया और उसे घोड़ा गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में घोड़ा गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। मैं वहीं खड़ा होम्स का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक झुकी हुई आकृति अफीम के उस अड्डे से बाहर निकली। वह होम्स था। हम दोनों साथ साथ गली में चलने लगे। होम्स कुछ देर तक कमर झुकाए लड़खड़ाते कदमों से चलता रहा, फिर अचानक इधर उधर देखते हुए सीधा हो गया और जोर से हंसने लगा। मुझे लगता है वॉटसन, उसने कहा, तुम सोच रहे होंगे कि मैंने कोकीन के साथ साथ अफीम लेना भी शुरू कर दिया है और उन आदतों को अपना लिया है जिनके बारे में तुमने मुझे कई बार चेतावनी दी है। सच कहूं तो तुम्हें वहां देखकर मैं हैरान था, मैंने जवाब दिया। लेकिन उतना नहीं जितना मैं तुम्हें वहां देखकर हैरान हुआ, होम्स ने हंसते हुए कहा। मैं एक दोस्त की तलाश में वहां गया था, मैंने कहा। और मैं एक दुश्मन की, उसने जवाब दिया। दुश्मन? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, मेरा एक स्वाभाविक दुश्मन, जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल मैं एक बड़े खास मामले की तहकीकात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि उन नशेड़ियों की बातें सुनकर कुछ सुराग मिलेगा, जैसा पहले भी हो चुका है। अगर वहां मुझे पहचान लिया जाता तो मेरी जान खतरे में होती, क्योंकि मैंने पहले भी उस अड्डे का इस्तेमाल किया है और वहां का मालिक, जो कि एक पाजी ईस्ट इंडियन नाविक है, मुझसे बदला लेने की कसम खा चुका है। उस इमारत के पीछे पॉल्स वॉर्क के पास एक ट्रैप डोर है।
जो रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमय कहानियां छिपाए हुए है। क्या तुम लाशों की बात कर रहे हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ, लाशें वॉटसन। अगर उन लोगों के बारे में हमें 1,000 पाउंड भी मिल जाते जो वहां मारे गए थे, तो हम अमीर हो गए होते। यह नदी के किनारे सबसे खतरनाक जगह है और मुझे डर है कि नेविल एस क्लेयर उसी जाल में फंस गया और फिर बाहर निकल नहीं पाया। वैसे हमारी गाड़ी आने ही वाली है, होम्स ने कहा। उसने अपनी उंगलियों को दांतों के बीच रखकर जोर से सीटी बजाई। इसके जवाब में दूर से एक सीटी की आवाज आई और फिर घोड़े की टापों और पहियों की आवाजें सुनाई दी। अब वॉटसन, होम्स ने कहा। तभी लालटेनों की हल्की रोशनी में एक बग्गी उभरी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? होम्स ने पूछा। अगर मैं किसी काम आ सकूं, मैंने कहा। ओहो, एक भरोसेमंद साथी हमेशा काम आता है और एक किस्सा सुनाने वाला साथी तो और भी जरूरी है। दी सैंडर्स में मेरा डबल बेड वाला कमरा है, होम्स ने बताया। दी सैंडर्स? मैंने पूछा। हाँ, वह एस क्लेयर का घर है। जब तक मेरी जांच चल रही है मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। वह कहाँ है? मैंने पूछा। कैंट में, ली के पास। हमें गाड़ी से 7 मील का सफर तय करना होगा, उसने बताया। लेकिन मुझे तो इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैंने कहा। तुम जल्द ही सब कुछ जान जाओगे, गाड़ी में चढ़ जाओ, उसने कहा। फिर उसने ड्राइवर को कहा, ठीक है जॉन, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। यह लो आधा क्राउन का सिक्का। मुझसे कल 11 बजे मिलना। तब तक के लिए अलविदा। उसने चाबुक चलाया और हम सुनसान वीरान सड़कों से गुजरते हुए एक चौड़े पुल पर पहुंचे। उस पुल के नीचे एक धीमी गति से बहने वाली नदी थी जो बिल्कुल शांत लग रही थी। कुछ दूरी पर ईंटों और सीमेंट से बने साधारण घरों का एक इलाका था जहां केवल सिपाहियों की बूटों की आवाजें या देर रात पार्टी से लौट रहे लोगों की हंसी और गाने ही सन्नाटा तोड़ रहे थे। आसमान पर हल्का कोहरा छाया हुआ था और बादलों के बीच से कभी-कभी तारे झलक रहे थे। होम्स गाड़ी चलाते हुए गहरे विचारों में खोया हुआ था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। मैं जानने के लिए बेचैन था कि यह नया मामला क्या हो सकता है जो उसकी सोच पर इतना बोझ डाल रहा था, लेकिन मैं उसके विचारों में बाधा डालने से डर रहा था। हम काफी दूर आ चुके थे और उपनगरीय घरों के करीब पहुंच रहे थे जब होम्स ने अचानक अपना सिर उठाया, अपने कंधे उचकाए और उस व्यक्ति की तरह पाइप जलाया जिसने अपना मन बना लिया हो कि वह सही रास्ते पर है। वॉटसन, तुम्हें चुप रहने की अद्भुत कला आती है, उसने कहा, और यह तुम्हें एक बेहतरीन साथी बनाता है। मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है कि मेरे पास कोई हो जिससे मैं बात कर सकूं, क्योंकि मेरे अपने विचार बहुत सुखद नहीं हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आज रात उस महिला से क्या कहूंगा जब वह मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। तुम ये भूल रहे हो कि मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता है, मैंने कहा। ली पहुंचने से पहले मेरे पास तुम्हें सारी बातें बताने का काफी वक्त है, होम्स ने कहा। यह मामला बहुत सरल लग रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग मेरे हाथ में नहीं लगा है। मेरे सामने कई धागे बिखरे पड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे पकड़कर आगे बढ़ सकूं। अब मैं तुम्हें संक्षेप में इस मामले के बारे में बताता हूँ। शायद जहाँ मुझे अंधेरा दिख रहा है वहाँ तुम्हें कोई हल्की सी रोशनी दिखाई दे जाए। शुरू करो, मैंने कहा। कुछ साल पहले, यानी मई 1884 में ली नामक जगह पर एक सज्जन आए जिनका नाम नेविल एस क्लेयर था। वह काफी धनी लगते थे। उन्होंने वहां एक बड़ा घर लिया, सुंदर बाग बगीचे बनाए और अच्छे तरीके से रहने लगे। उन्होंने कई दोस्त बनाए और 1887 में एक स्थानीय शराब व्यापारी की बेटी से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं। उनका कोई नियमित काम धंधा नहीं था, लेकिन कई कंपनियों में उनके शेयर थे। वे रोज सुबह शहर जाते और शाम को 5:14 पर केनन स्ट्रीट से वापस आते थे। मिस्टर क्लेयर इस समय 37 साल के हैं। वे एक अच्छे पति और बहुत स्नेही पिता हैं। सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं। जहां तक हमें पता चला है, उनके ऊपर सिर्फ 88 पाउंड का कर्ज है, जबकि उनके बैंक खाते में 220 पाउंड जमा है। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे आर्थिक समस्या में थे। पिछले सोमवार मिस्टर क्लेयर कुछ जल्दी घर से निकल गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए खिलौने भी लाने की बात कही। वे उसी दिन मिस्टर क्लेयर के जाने के थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी को एक टेलीग्राम मिला।
उसमें बताया गया था कि उनका एक कीमती पार्सल एबरडीन शिपिंग कंपनी के दफ्तर में काफी दिनों से पड़ा है। अब अगर तुम लंदन को अच्छी तरह जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि यह दफ्तर फ्रेंचो स्ट्रीट में है, जो स्वैंडम लेन से जुड़ी हुई है, जहां तुमने मुझे आज रात देखा था। श्रीमती क्लेयर ने दोपहर का खाना खाया, कुछ खरीदारी की, अपना पैकेट लिया और ठीक 4:35 वे स्वैंडम लेन में थीं, जो स्टेशन के रास्ते में पड़ता था। क्या अब तक मैंने जो बताया है वह तुम्हें ठीक से समझ में आया है? हाँ हाँ, यह सब बिल्कुल साफ है, मैंने जवाब दिया। शायद तुम्हें याद होगा कि सोमवार को बहुत गर्मी थी। श्रीमती क्लेयर किसी सार्वजनिक घोड़ा गाड़ी की तलाश में इधर उधर देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जिस इलाके में वे थी वह उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। जब वे स्वैंडम लेन से गुजर रही थी, उन्होंने अचानक एक चीख सुनी। उन्होंने ऊपर सिर उठाया तो उन्हें अपने पति नजर आए, जो दूसरी मंजिल की एक खिड़की से नीचे उनकी ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। खिड़की खुली थी और उन्होंने अपने पति का चेहरा साफ साफ देखा। वे कहती हैं कि वे बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने असहाय भाव से हाथ हिलाया और फिर अचानक खिड़की से ऐसे गायब हो गए जैसे किसी ने उन्हें पीछे खींच लिया हो। एक चीज तो उनकी नजरों से नहीं छिपी, वह यह थी कि उनके पति ने वही गहरे रंग का कोट पहना था जो उन्होंने घर से निकलते समय पहना था, लेकिन उनकी कॉलर और नेकटाई नहीं थी। जब श्रीमती क्लेयर को यकीन हो गया कि उनके पति के साथ कुछ गड़बड़ है तो वे उस मकान के अंदर भागी। यह वही अफीम का अड्डा था जहां तुमने मुझे आज रात देखा था। वे सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी वह ईस्ट इंडियन नाविक जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, उसने उन्हें रोक दिया। वह एक आदमी के साथ था जो उसके लिए काम करता था। दोनों ने मिलकर श्रीमती क्लेयर को बाहर धकेल दिया। डरी और घबराई हुई श्रीमती क्लेयर गली की ओर भागी और किस्मत से उन्हें फ्रेंजो स्ट्रीट पर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ एक इंस्पेक्टर मिला। इंस्पेक्टर और 2 सिपाही उन्हें लेकर फिर से उस मकान में गए। मकान के मालिक ने विरोध किया, लेकिन वे उस कमरे तक पहुंच गए जहां मिस्टर क्लेयर को आखिरी बार देखा गया था। वहां उनका कोई नामो निशान नहीं था। असल में पूरे फ्लोर पर कोई नहीं था सिवाय एक अजीब से दिखने वाले अपंग भिखारी के, जिसने वह कमरा अपना घर बना लिया था। भिखारी और नाविक दोनों ने शपथ लेकर कहा कि दोपहर में वहां कोई और आदमी नहीं आया था। उनके इनकार से इंस्पेक्टर भी उलझन में पड़ गया और उसे लगने लगा कि शायद श्रीमती क्लेयर को कोई गलतफहमी हुई होगी। हालांकि दोनों के बयानों में कुछ अंतर देखकर इंस्पेक्टर को लगा कि मामला गंभीर है। कमरों को अच्छी तरह से तलाशा गया और जो चीजें मिली वे किसी गंभीर अपराध की ओर इशारा कर रही थी। आगे का कमरा एक बैठक की तरह सजा हुआ था और वह एक छोटे से बेडरूम में जाता था जिसके खिड़की से नदी का एक घाट दिखाई देता था। बेडरूम और घाट के बीच एक पतली पट्टी थी जो भाटा के समय सूखी रहती थी, लेकिन ज्वार के समय वहां कम से कम 4.5 फीट पानी होता था। बेडरूम की खिड़की बड़ी थी और नीचे से खुलती थी। खिड़की की चौखट पर खून के निशान थे और कमरे के फर्श पर भी खून की कुछ बूंदें थीं। आगे के कमरे में पर्दे के पीछे मिस्टर क्लेयर के कपड़े रखे हुए थे। उनके बूट, मोजे, टोपी और घड़ी सब वही थे। उन कपड़ों में किसी तरह की हिंसा का कोई संकेत नहीं था और मिस्टर क्लेयर का कोई और निशान नहीं मिला। यह स्पष्ट था कि वे खिड़की के रास्ते बाहर गए थे, क्योंकि वहां और कोई रास्ता नहीं था। खिड़की की चौखट पर मिले खून के निशान यह बताते थे कि वे तैरकर खुद को बचाने में असमर्थ थे, क्योंकि उस समय ज्वार पूरी तरह चढ़ा हुआ था। अब उन संदिग्धों की बात करें जो इस मामले में शामिल हो सकते थे। उस ईस्ट इंडियन नाविक का अतीत काला था, लेकिन श्रीमती क्लेयर के अनुसार उनके पति के खिड़की पर दिखने के कुछ ही सेकंड बाद वह नाविक सीढ़ियों के नीचे था, जिससे वह इस अपराध में एक सहयोगी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। उसने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उसे उस भिखारी ह्यूज बून की गतिविधियों के बारे में कुछ पता नहीं था
और ना ही वह मिस्टर क्लेयर के कपड़ों की वहां मौजूदगी के बारे में कुछ बता सका। यह तो हुई ईस्ट इंडियन मैनेजर की बात। अब उस अभागे अपंग भिखारी की ओर आते हैं जो अफीमचियों के अड्डे की दूसरी मंजिल पर रहता है और जिसने आखिरी बार नेविल एस क्लेयर को देखा था। उसका नाम ह्यूज बून है और उसका डरावना चेहरा इस शहर में आने जाने वाले हर आदमी के लिए जाना पहचाना है। वह एक पेशेवर भिखारी है। हालांकि पुलिस के नियमों से बचने के लिए वह माचिस बेचने का नाटक करता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि थ्रेड नीडल स्ट्रीट में बाईं ओर दीवार में एक कोना है। यही वह जगह है जहां वह रोज बैठता है, गोद में माचिस का छोटा स्टॉक लेकर। उसकी दयनीय स्थिति देखकर लोग उसकी बगल में रखे चमड़े के हैट में पैसे डालते रहते हैं। मैंने इस आदमी पर कई बार नजर रखी है और उसकी कमाई देखकर मैं चकित रह गया हूँ। उसका व्यक्तित्व इतना अनोखा है कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं गुजर सकता। उसके नारंगी उलझे बाल, चेहरे पर भयानक घाव का निशान जिससे उसका ऊपरी होंठ ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है और उसका पीला चेहरा उसे बहुत ही भद्दा बना देता है। उसकी ठुड्डी एक बुलडॉग जैसी है और उसकी गहरी काली आंखें उसके बालों के रंग से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इन सब के अलावा उसकी मजाकिया और त्वरित प्रतिक्रियाएं भी उसे आम भिखारियों से अलग बनाती हैं। वह अफीम के अड्डे के ऊपर किराए पर रहता है और यही वह आदमी है जिसने उन सज्जन को आखिरी बार देखा था जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। पर एक अपंग आदमी, मैंने कहा, कैसे एक जवान आदमी से अकेले निपट सकता है? वह अपंग केवल इस मायने में है कि वह लंगड़ाकर चलता है, लेकिन बाकी मामलों में वह काफी बलवान और मजबूत दिखता है। तुम्हारे मेडिकल अनुभव ने तुम्हें यह बताया होगा कि अक्सर एक अंग की कमजोरी को दूसरे अंगों में असाधारण शक्ति से पूरा कर लिया जाता है। अच्छा, अब तुम अपनी बात बताना जारी रखो। खिड़की पर खून देखकर श्रीमती क्लेयर बेहोश हो गई थी और पुलिस ने उन्हें एक गाड़ी में घर भिजवा दिया था क्योंकि उनकी मौजूदगी से तहकीकात में कोई मदद नहीं मिल रही थी। इंस्पेक्टर बॉर्टन, जो इस केस के प्रभारी थे, ने कमरों की बड़ी सावधानी से जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बून को तत्काल गिरफ्तार न करके एक गलती जरूर हो गई थी, क्योंकि इससे उसे अपने ईस्ट इंडियन दोस्त से बात करने का समय मिल गया था। लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी तलाशी ली गई। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी अपराध में संलिप्तता को साबित किया जा सके। उसकी शर्ट की दाहिनी आस्तीन पर खून के कुछ धब्बे थे, लेकिन उसने अपनी उंगली की ओर इशारा किया जो नाखून के पास कट गई थी और बताया कि यह खून उसी से गिरा था। उसने कहा कि वह हाल ही में खिड़की के पास गया था और खिड़की व फर्श पर पाए गए खून के धब्बे उसी के थे। उसने यह भी जोर देकर कहा कि उसने नेविल क्लेयर को कभी नहीं देखा और उसके कमरे में उनके कपड़े क्यों थे, यह उसके लिए भी उतना ही बड़ा रहस्य था जितना कि पुलिस के लिए। उसने श्रीमती क्लेयर के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने पति को खिड़की के पास देखा था। उसने कहा कि या तो वह महिला पागल है या फिर सपना देख रही है। उसकी दलीलों के बावजूद उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर इस उम्मीद में वहीं रुका रहा कि ज्वार उतरने के बाद कोई सुराग मिल सकेगा। सुराग मिला जरूर, लेकिन कीचड़ से भरे नदी तट पर उन्हें वह नहीं मिला जिसका उन्हें डर था। वहां नेविल क्लियर तो नहीं, लेकिन उनका कोट जरूर पड़ा हुआ था। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि उस कोट की जेबों में क्या मिला? नहीं, मैं जानता था कोट की हर जेब में एक पैनी और आधे पैनी के 421 और 270 सिक्के भरे हुए थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि घटते ज्वार के बावजूद वह कोट बहा नहीं। लेकिन एक इंसान का शरीर अलग बात है। घाट और मकान के बीच एक खतरनाक भंवर है। ऐसा संभव था कि सिक्कों के भार के कारण कोट वहीं रह गया हो, जबकि नंगा शरीर तेज बहाव में नदी में बह गया हो। लेकिन अजीब बात है कि नेविल के बाकी सभी कपड़े कमरे में मिले थे, तो क्या उन्होंने केवल कोट ही पहना था? नहीं, लेकिन एक संभावना यह भी हो सकती है। मान लो कि बून ने नेविल क्लेयर को खिड़की से बाहर नदी में धकेल दिया हो और किसी ने यह देख लिया हो। ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा? जाहिर है वह सबसे पहले क्लेयर के कपड़ों से छुटकारा पाना चाहेगा जो उसे फंसा सकते हैं। वह कोट को उठाएगा और उसे पानी में फेंकने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी उसे ख्याल आएगा कि कोट डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। उसके पास बहुत कम समय है
क्योंकि उसने सुना है कि श्रीमती क्लेयर ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और शायद उसने पहले ही अपने साथी नाविक से सुन लिया था कि पुलिस तेजी से आ रही है। उसके पास एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं था। वह अपने छिपे हुए धन की ओर भागा और जितने भी सिक्के मिल सके उन्हें कोट की जेबों में भर दिया ताकि कोट डूब जाए। उसने कोट फेंक दिया और बाकी कपड़ों के साथ भी यही करने वाला था, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर लोगों की आवाजें सुनाई दी। पुलिस के आने से पहले वह बस खिड़की बंद करने में सफल रहा। यह संभव लगता है, तो हमें इसे एक तात्कालिक अनुमान मान सकते हैं। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, बून को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस मामला नहीं बन सका। वह कई वर्षों से एक पेशेवर भिखारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन एकदम शांत और सामान्य दिखता था। अब यह केस इस मोड़ पर है कि इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं कि नेविल क्लेयर अफीमचियों के अड्डे में क्या कर रहे थे, वहां पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उनके गायब होने से ह्यूज बोन का क्या संबंध है। परंतु हम अब भी समाधान से दूर हैं। मैं मानता हूं कि मेरे अनुभव में ऐसा कोई केस नहीं है जो पहली नजर में इतना आसान लगा हो, लेकिन जिसने ऐसी कठिनाइयां पैदा की हों। जब शर्लक होम्स यह सब बता रहे थे, हम घोड़ा गाड़ी में तेजी से शहर के बाहरी इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे और आखिरी मकान भी पीछे छूटते जा रहे थे। जब होम्स ने अपनी कहानी खत्म की, हम दो छोटे गांवों से गुजर रहे थे जहां अब भी कुछ खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी। हम अब ली के बाहरी इलाके में हैं, मेरे साथी ने कहा। इस छोटे से सफर में हमने 3 अंग्रेजी काउंटियों को छुआ है। पहले मिडिल सेक्स से शुरू किया, फिर थोड़ा सा सिरे को छूते हुए अब हम कैंट में हैं। देखो, उन पेड़ों के बीच वह रोशनी दिख रही है, वही दी सेंटर्स है। और वहां उस लैम्प के पास जो महिला बैठी है, उसने घोड़े की टापों की आवाज सुन ली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पर तुम बेकर स्ट्रीट से इस मामले को क्यों नहीं देख रहे हो, मैंने पूछा। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब केवल यहाँ आकर ही मिल सकता है। श्रीमती क्लेयर ने कृपा करके मुझे 2 कमरे दे दिए हैं और मुझे यकीन है कि वे तुम्हारा भी स्वागत करेंगी, वॉटसन। जब मेरे पास उसके पति के बारे में कोई ठोस खबर नहीं होती तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता। लो, हम पहुंच गए। होम्स ने घोड़ा गाड़ी को एक बड़े देहाती बंगले के सामने रोका, जो अपने ही मैदान के बीच खड़ा था। अस्तबल से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और घोड़े को पकड़ लिया। मैं होम्स के पीछे पीछे बजरी वाली घुमावदार सड़क पर चला जो घर की ओर जा रही थी। जैसे हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा तेजी से खुला। मैंने देखा कि एक महिला फ्रांसीसी मलमल की पोशाक पहने खड़ी है। वह दरवाजे पर एक हाथ रखे दूसरे हाथ से स्वागत की मुद्रा में खड़ी थी। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी और आंखों में एक प्रश्न चमक रहा था। कुछ खबर मिली? उसने व्याकुल स्वर में पूछा। और जब उसने देखा कि हम 2 लोग थे तो उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। लेकिन जब उसने होम्स को सिर हिलाते और कंधे उचकाते देखा तो उसकी उम्मीदें फिर से धूमिल हो गईं। कोई अच्छी खबर नहीं है? नहीं। कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं। इस पर ईश्वर का धन्यवाद। आइए, अंदर आइए, आप दिन भर की भागदौड़ से थक गए होंगे। यह मेरे मित्र हैं, डॉक्टर वॉटसन। इन्होंने कई मामलों में मेरी बहुत मदद की है और इस मामले में भी इनकी उपस्थिति बेहद उपयोगी हो सकती है। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने आत्मीयता से मेरा हाथ दबाते हुए कहा। हमारे घर में अचानक आई इस विपत्ति को ध्यान में रखते हुए अगर किसी व्यवस्था में कोई कमी हो तो कृपया माफ कर दीजिएगा। मैडम, मैंने कहा, मैं एक पुराना जांच करता हूँ और आपके घर की स्थिति को देखकर मुझे माफी की कोई जरूरत नहीं लगती। अगर मैं आपके या मेरे इस मित्र के किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। जब हम डाइनिंग रूम में दाखिल हुए तो उसने कहा, मिस्टर शर्लक होम्स, मैं आपसे 1-2 सीधे सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी का स्पष्ट रूप से जवाब दें। बिल्कुल मैडम, आप मेरी भावनाओं की चिंता ना करें। मैं ना तो कमजोर हूँ ना ही बेहोश हो जाने वाली। बस मुझे आपकी ईमानदार राय चाहिए। किस बारे में? क्या आप सचमुच मानते हैं कि नेविल अभी जीवित है? होम्स इस सवाल पर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। स्पष्ट उत्तर दें, महिला ने दोबारा कहा, जो कालीन पर खड़ी होम्स की आंखों में देख रही थी। मैं साफ कहूँ तो मैडम, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आप मानते हैं कि वे मर चुके हैं? हाँ मैडम। क्या उनकी हत्या कर दी गई है? मैं ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकता।
तो उनकी मृत्यु कब हुई? सोमवार को। मिस्टर होम्स, फिर क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि मुझे आज उनका एक पत्र कैसे मिला? होम्स अपनी कुर्सी से उछल पड़े। क्या? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। हाँ, आज ही। उसने एक कागज की पर्ची हवा में लहराई और मुस्कुराई। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बिल्कुल। होम्स ने जल्दी से वह कागज उससे लिया और उसे टेबल पर फैलाकर देखा। मैं भी होम्स के कंधे के पास आकर खड़ा हो गया। लिफाफा बहुत साधारण था। उस पर ग्रेसवेंट पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी थी और तारीख भी उसी दिन की थी। यह लिखावट बहुत साधारण है। होम्स बुदबुदाए। यह आपके पति की लिखावट नहीं है मैडम? नहीं, पर साथ में जो अंगूठी है वह उनकी है। यह देखना भी दिलचस्प है, जिसने पता लिखा है उसे शायद कहीं से जानकारी लेनी पड़ी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नाम और पता अलग अलग स्याही से लिखा हुआ है। यह दर्शाता है कि लिखने वाले को शायद पते की जानकारी नहीं थी। पहले नाम लिखा गया और फिर बाद में पता लिखा गया। अब इस पत्र को देखिए, होम्स ने कहा। इसमें एक अंगूठी भी है। हाँ हाँ, यह उनकी रिंग है। और आपको विश्वास है कि यह आपके पति की लिखावट है? हाँ, यह उनकी लिखावट है। यह संदेश बहुत संक्षिप्त है, होम्स ने कहा। प्रे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ गलती हुई है जिसे सुधारने में समय लगेगा। धैर्य रखो नेविल। यह एक किताब के आकार के साधारण कागज पर लिखा गया था, जिसमें कोई वाटरमार्क निशान नहीं था, और यह पेंसिल से लिखा गया था। अच्छा, इसे ग्रेव्स एंड से आज ही भेजा गया है, और इसे पोस्ट करने वाले का अंगूठा गंदा था। हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिफाफा किसी ऐसे व्यक्ति ने बंद किया है जो तंबाकू खाता है। क्या आपको कोई संदेह नहीं है कि आपके पति की ही लिखावट है मैडम? बिल्कुल। यह शब्द नेविल ने ही लिखे हैं और इसे आज ही ग्रेवसेंड से पोस्ट किया गया है। ठीक है श्रीमती क्लेयर, अब कुछ चीजें साफ नजर आ रही हैं, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन वह जरूर जीवित होंगे मिस्टर होम्स। हाँ, जब तक कि किसी ने मिस्टर नेविल के लिखावट की नकल नहीं की हो। वैसे अंगूठी कोई ठोस सबूत नहीं है। हो सकता है इसे उनसे ले लिया गया हो। नहीं नहीं, यह लिखावट पूरी उन्हीं की है। मान लेते हैं, मगर यह संभव है कि यह संदेश सोमवार को लिखा गया हो और उसे आज पोस्ट किया गया हो। हाँ, यह संभव है। अगर यह सच है तो इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। ओह मिस्टर होम्स, कृपया मुझे निराश ना करें। मुझे यकीन है कि वह ठीक है। हम दोनों के बीच इतना गहरा संबंध है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। जिस दिन वह यहाँ से गए थे, उन्होंने शयन कक्ष में अपनी उंगली काट ली थी, और डाइनिंग रूम से होते हुए भी मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि अगर मुझे उनकी इतनी छोटी सी चोट का एहसास हो जाता है तो उनकी मौत का नहीं होगा? मैंने बहुत कुछ देखा है और मुझे लगता है कि स्त्री की आंतरिक भावना कई बार तर्क से ज्यादा सटीक होती है, और आपके पास इस पत्र के रूप में एक मजबूत सबूत है। लेकिन अगर आपके पति जीवित हैं और पत्र लिखने की स्थिति में है, तो वह आपसे इतना दूर क्यों है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। और जब वह सोमवार को घर से निकले थे तो उन्होंने कोई विशेष बात नहीं की थी? नहीं। और स्वेंडन लेन में उन्हें देखकर आपको आश्चर्य हुआ? बहुत ज्यादा। क्या खिड़की खुली थी? हाँ। तो उन्होंने आपको पुकारा होगा शायद। जितना मुझे पता है उनके मुंह से सिर्फ एक अस्पष्ट चीख निकली थी। हाँ, मदद के लिए पुकार थी जैसा आपने सोचा। हाँ, उन्होंने हाथ भी हिलाए थे, लेकिन यह चीख आश्चर्य की भी हो सकती थी। शायद आपको अचानक देखकर उन्होंने हाथ उठाए हो। यह संभव है। और आपको लगा कि उन्हें पीछे खींच लिया गया था। वे अचानक गायब हो गए थे। शायद वह खुद ही पीछे हटे होंगे। आपने वहां किसी और को नहीं देखा? नहीं, मगर उस भयानक आदमी ने कहा है कि वह वहां था और एक ईस्ट इंडियन नाविक सीढ़ियों के पास खड़ा था। यह सच है। जहां तक आपने उन्हें देखा, आपके पति सामान्य कपड़े में थे। हाँ, मगर उनकी कॉलर और टाई गायब थी। मैंने उनका गला खुला देखा। क्या उन्होंने कभी स्वैंडम लेन का जिक्र किया था? कभी नहीं। क्या आपको कभी लगा कि उन्होंने अफीम ली हो? कभी नहीं। धन्यवाद श्रीमती क्लेयर। यही वही मुख्य बातें थी जिनके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं रखना था। अब हम थोड़ा खाना खाएंगे और फिर सोएंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत व्यस्त हो सकता है। हमें एक बड़ा और आरामदायक कमरा दिया गया जिसमें डबल बेड था। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी से सो गया। लेकिन शर्लक होम्स एक ऐसा व्यक्ति था जो जब तक किसी मामले की गुत्थी सुलझा नहीं लेता तब तक आराम नहीं करता।
वह अपनी पूरी ताकत से तथ्यों को हर दृष्टिकोण से देखता और उनके बीच संबंध ढूंढता रहता है। जब मैं सो गया तब भी होम्स होठों में पाइप फंसाए मामले की गहराई में डूबा हुआ था। जब मैंने सुबह की रोशनी देखी तो पाया कि वह उसी स्थिति में बैठा हुआ है जैसे रात को था। उसके होठों के बीच अब भी पाइप फंसा हुआ था और कमरे में तंबाकू की गंध फैली हुई थी। जाग रहे हो वॉटसन? उसने पूछा। हाँ। सुबह की सैर पर चलोगे? बिल्कुल। तैयार हो जाओ, यहाँ सब सो रहे हैं, मगर हमें जल्द ही रहस्य से पर्दा उठाना होगा। अब वह हंस रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। यह वही होम्स नहीं था जो कल रात गंभीर और चिंतित था। कपड़े पहनते हुए मैंने घड़ी देखी। सुबह के 4:25 हो रहे थे। बग्घी तैयार थी। मैं अपनी एक छोटी सी थ्योरी की जांच करना चाहता हूँ, उसने जूते पहनते हुए कहा। मुझे लगता है कि अब इस मामले की चाबी मेरे हाथ में है। और वह कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बाथरूम में, उसने जवाब दिया। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने बाथरूम में वह चीज पाई और अब वह मेरे बैग में है। चलो देखते हैं कि क्या वह ये ताला खोल सकती है। हम जितना हो सकता था उतनी चुपचाप सीढ़ियों से उतरे और सुबह की रोशनी ने हमारा स्वागत किया। सड़क पर घोड़ा गाड़ी तैयार खड़ी थी और अस्तबल का एक अधनंगा सा लड़का घोड़े के पास खड़ा था। हम दोनों गाड़ी में चढ़ गए और लंदन रोड पर तेजी से चलने लगे। कुछ बैलगाड़ियां जो शहर में सब्जियां पहुंचाने जा रही थी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सड़क के किनारे बने घर पूरी तरह से शांत और नीरस थे, जैसे किसी सपने में देखा हुआ शहर हो। कुछ मामलों में यह केस अनोखा था। होम्स ने चाबुक मारकर घोड़े को तेज दौड़ाते हुए कहा। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं अंधा था, लेकिन देर से सीखना ना सीखने से बेहतर है। जैसे ही हम सरे की तरफ बढ़े तो देखा कि सुबह सुबह उठने वाले लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। वाटरलू ब्रिज रोड से होते हुए हमने नदी पार की और जल्दी ही वेलिंगटन पहुंचकर दाईं ओर मुड़े। फिर बो स्ट्रीट पहुंचे। पुलिस वालों के लिए शर्लक होम्स एक परिचित चेहरा था। दो सिपाहियों ने उसे सलामी दी। उनमें से एक ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और दूसरा हमें अंदर ले गया। यहाँ कौन ड्यूटी पर है? होम्स ने पूछा। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट सर। अरे, ब्रैडस्ट्रीट कैसे हो? एक लंबा और मजबूत ऑफिसर हमारे सामने आया। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है ब्रैडस्ट्रीट। बिल्कुल मिस्टर होम्स, आप मेरे ऑफिस में आइए। यह एक छोटा सा कमरा था जहां एक बड़ा रजिस्टर और दीवार पर एक टेलीफोन लटका था। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ मिस्टर होम्स? मैं उस भिखारी बून के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ जिसे मिस्टर नेविल एस्क्लेयर के गायब होने के मामले में संदिग्ध माना गया है। हाँ, उसे यहाँ लाकर पूछताछ के लिए रखा गया है। मैंने सुना है। क्या वह यहाँ है? जी, कोठरी में है। क्या वह शांत रहता है? ओह, वह कोई परेशानी खड़ा नहीं करता, लेकिन वह बहुत गंदा आदमी है। गंदा? हाँ, हमने बड़े मुश्किल से उसके हाथ धुलवाए हैं। उसका चेहरा इतना काला है जैसे वह कोयला खदान में काम करता हो। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, वह आसानी से हो सकता है। कृपया मेरे साथ आइए। अपना बैग यहीं छोड़ दें। नहीं, मैं इसे साथ लाना बेहतर समझता हूँ। हम गलियारे से होते हुए नीचे पहुंचे जहाँ कोठरियां बनी थी। तीसरा दरवाजा उसका है, इंस्पेक्टर ने कहा। दरवाजे के ऊपरी हिस्से की कुंडी खोलकर उसने झांका। वह सो रहा है, आप भी देख सकते हैं। हमने जाली के पीछे से देखा। कैदी गहरी नींद में था। वह मझोले कद का आदमी था, मैले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा बहुत गंदा था। उसकी आंखों और माथे पर लाल बालों का गुच्छा था और एक घाव का निशान उसके आंखों से लेकर ठुड्डी पर था, जिससे उसके ऊपरी होठ का एक हिस्सा उलट सा गया था और उसका चेहरा और भी विकृत लग रहा था। यह बहुत सुंदर नहीं है ना? इंस्पेक्टर ने कहा। उसे नहाने की सख्त जरूरत है, होम्स ने कहा। इसलिए मैंने नहाने का सामान अपने साथ लाने की छूट ले ली। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक बड़ा स्पंज निकाला। अरे वाह, आप मजाकिया हैं, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। दरवाजा खोलने की कृपा करें ताकि हम उसका चेहरा साफ कर सकें। इंस्पेक्टर ने धीरे से दरवाजा खोला और हम कमरे में दाखिल हुए। होम्स ने स्पंज को पानी में डुबोया और जोर से कैदी के चेहरे पर रगड़ने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका चेहरा बदलने लगा। घाव का निशान और मुड़े हुए होंठ गायब हो गए। स्पंज के झटके से लाल बाल भी हट गए। अब सामने एक साफ सुथरा आदमी बैठा था। हे भगवान, इंस्पेक्टर चिल्लाया, यह तो वही गायब आदमी है। कैदी ने जब हमारे सामने सिर झुका दिया और कहा, मुझ पर किस बात का आरोप है?
मिस्टर नोवेल एस क्लेयर की हत्या का। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन जब तुम खुद ही वही हो तो हत्या का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं ही नेविल एस क्लेयर हूँ तो फिर कोई अपराध हुआ ही नहीं है। तब आपने मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में क्यों रखा है? अपराध तो नहीं, पर तुमसे एक बहुत बड़ी गलती जरूर हुई है। होम्स ने कहा, अच्छा होता कि तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करते। कैदी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे बच्चों की चिंता थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि वे अपने पिता पर शर्मिंदा हों। इसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पिता चेस्टरफील्ड में एक स्कूल टीचर थे। वह पढ़ाई पूरी करके कई शहरों में घूमा, स्टेज पर काम किया, फिर रिपोर्टर बन गया। मेरे एडिटर भिखारियों पर एक लेख लिखना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद भिखारी का भेष धरकर भीख मांगूं तो लेख के लिए कई तथ्य बेहतर तरीके से जुटा पाऊंगा। उसने भिखारी का रूप धारण किया। इसमें मेरे मेकअप की कला मददगार रही, जो मैंने स्टेज पर एक्टिंग के दौरान सीखी थी। मैंने चेहरे पर काला रंग पोता, गहरे जख्म के निशान बनाए और त्वचा के रंग के थोड़े से प्लास्टर की मदद से अपने होंठ की एक साइड को बाहर की ओर मोड़कर उसे फिक्स कर दिया। लाल बालों वाला विग और भिखारी जैसी फटी पुरानी पोशाक पहनकर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। 7 घंटे बाद जब मैं अपने घर वापस आया तो मेरे हाथ में 26 शिलिंग 4 पेंस थे, जो मैंने भीख मांगकर कमाए थे। मैंने अपना लेख पूरा कर एडिटर को दिया और सब भूल गया। लेकिन जब मैं अपने दोस्त से लिए कर्ज के भारी बोझ तले दबा तो फिर भिखारी का चोला पहनकर भीख मांगने उतर गया। कुछ ही दिनों में मैंने उसका कर्ज चुका दिया। उस दौरान मुझे लगने लगा कि रिपोर्टर के काम के मुकाबले चेहरे पर कालिख पोत कर भीख मांगने वालों की ज्यादा कमाई है। दिमागी जद्दोजहद के बीच मैंने इज्जतदार रिपोर्टर की नौकरी छोड़ दी और भीख मांगने लगा। मेरा कुरूप चेहरा देखकर लोग मुझ पर ज्यादा दया करते और दिन भर में मेरी जेबें अच्छी खासी भर जाती। मेरे अलावा सिर्फ स्वैंडम लेन के उस बदनाम अड्डे का संचालक मेरा राज जानता था और इसके लिए मैं उसे अच्छी खासी रकम देता था। भिखारी के तौर पर मेरे पास अच्छा पैसा आने लगा। मैंने अच्छे इलाके में घर लिया, शादी की। शादी करने के बाद भी मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। वह ये जानती थी कि मेरा शहर में कोई व्यवसाय है। पिछले सोमवार मैंने पूरा दिन भीख मांगने का काम खत्म किया और जब उस अफीम के अड्डे के ऊपर वाले कमरे में मैं कपड़े बदल रहा था तब मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरे आश्चर्य और डर की कोई सीमा नहीं रही जब मैंने अपनी पत्नी को गली में खड़े हुए मुझे ध्यान से देखते पाया। मेरे मुंह से अचानक घबराहट में चीख निकल गई। अब मैं तुरंत अपने चेहरे को छिपाने के लिए अपने हाथों से उसे ढकने की कोशिश करने लगा। मैं तेजी से अपने ईस्ट इंडियन दोस्त के पास दौड़ा और उससे निवेदन किया कि वह किसी भी तरह मुझे उससे मिलने ना दे। मैंने अपनी पत्नी की आवाज नीचे से सुनी, लेकिन मुझे विश्वास था कि वह ऊपर नहीं आ पाएगी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतार कर फिर से भिखारी के गंदे कपड़े पहन लिए, मेकअप लगाया और लाल बालों वाली विग पहन ली। मैंने छद्मवेश इतना अच्छे से किया था कि मेरी पत्नी की नजर भी उसे नहीं पहचान पाई। तभी मुझे ख्याल आया कि कमरे की तलाशी ली जा सकती है और मेरे असली कपड़े मेरा राज खोल देंगे। इसलिए मैंने खिड़की को जोर से धक्का देकर खोला और ऐसा करते समय वह छोटा सा घाव जो उस सुबह मेरे बेडरूम में लग गया था फिर से खुल गया। मैंने फिर वह कोट उठाया जिसमें मैंने चमड़े के बैग से निकले हुए सिक्के रखे थे और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह सीधे थेम्स नदी के पानी में गिर गया। मैं बाकी कपड़े भी बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन उसी समय मैंने सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज सुनी और कुछ ही मिनटों बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, यह मेरे लिए राहत की बात थी, क्योंकि मुझे मिस्टर नेविल एस क्लेयर के रूप में पहचानने के बजाय मुझे उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुझे नहीं पता अब और क्या बताने के लिए बचा है। मैंने तय कर लिया था कि जितनी देर हो सके मैं अपने भेष को बनाए रखूंगा, इसलिए अपना चेहरा गंदा रखना मेरी प्राथमिकता थी। मुझे यह भी मालूम था कि मेरी पत्नी बहुत परेशान होगी, इसलिए मैंने जब कोई पुलिस वाला मेरी ओर नहीं देख रहा था, ईस्ट इंडियन से अपनी अंगूठी और जल्दी में लिखा एक नोट अपनी पत्नी को भेजने के लिए कहा। वह नोट कल ही तुम्हारी पत्नी तक पहुंचा है, होम्स ने कहा। हे भगवान, उसने पूरा हफ्ता कैसे काटा होगा।
उस ईस्ट इंडियन पर लगातार पुलिस की नजर थी। इंस्पेक्टर ब्रॉड स्ट्रीट ने कहा, मुझे समझ आता है कि पुलिस की नजरों से बचाकर उसे वह पत्र पोस्ट करना कितना कठिन रहा होगा। शायद उसने किसी नाविक ग्राहक को वह पत्र दिया होगा जिसने उसे कुछ दिनों तक पोस्ट करना भूल गया होगा। यही हुआ होगा, होम्स ने सहमति जताई। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे खिलाफ भीख मांगने के लिए कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? कई बार हुई, लेकिन मेरे लिए जुर्माना भरना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर अब इस कहानी का अंत हो जाना चाहिए, ब्रॉड स्ट्रीट ने कहा। अगर पुलिस इस मामले को खत्म करना चाहती है तो ह्यूज बून को हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। मैंने अपनी सबसे प्रिय व्यक्ति की कसम खाई है कि मैं अब कभी भीख नहीं मांगूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। 5 तकियों पर आराम से बैठकर और 1 औंस तंबाकू का धुआं उड़ाते हुए मैंने यह गुत्थी सुलझाई, मेरे दोस्त शर्लक होम्स ने बताया। फिर कहा, मुझे लगता है कि वॉटसन, अगर हम बेकर स्ट्रीट की ओर बग्घी तेजी से ले जाएं तो नाश्ते के लिए सही समय पर पहुंच सकते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।